नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी भी बिजनेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फिक्स असेस्ट के बारे में। तो अगर आप कहीं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, या आप किसी कंपनी में पहले से ही अकाउंटेंट की पोस्ट पर हैं, या आप अपनी खुद की अकाउंटिंग कंसल्टेंसी की शुरुआत करना चाहते हैं या करने की प्लानिंग कर रहे हैं, या आप अकाउंटेंसी या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो मैंने 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हम फिक्स असेस्ट के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही उसकी मैनुअली एंट्रीज अकाउंटिंग में कैसे होती है वो देखेंगे, और उसके बाद में हम उसकी टैली में एंट्री करना सीखेंगे, वो भी जीएसटी इनपुट के साथ। दूसरे पार्ट में हम फिक्स असेस्ट के ऊपर लगने वाले डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, और फिक्स असेस्ट के लिए जो जीएसटी इनपुट का नियम है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो इंट्रो के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए पहले फिक्स असेस्ट के बारे में जान लेते हैं। फिक्स असेस्ट को हिंदी में अचल संपत्ति कहते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अचल संपत्ति की परिभाषा: फिक्स असेस्ट लॉन्ग टर्म मूर्त ऐसे असेस्ट होते हैं जो कि आय उत्पन्न करने में व्यवसाय द्वारा उपयोग में किए जाते हैं। अचल संपत्ति फर्म को दीर्घकालीन वित्तीय लाभ प्रदान करती है क्योंकि उनके पास 1 वर्ष से अधिक का उपयोगी जीवन होता है। फिक्स असेस्ट को कैपिटल असेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसे बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट द्वारा दर्शाया जाता है। निश्चित परिसंपत्तियों को आसानी से नकदी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो परिभाषा से आप समझ सकते हैं। नीचे एक मैंने चार्ट बनाया, उससे आप बेसिक पूरा इसका समझ जाएंगे। तो किसी भी बिज़नेस में जो उसकी लैंड होती है, अगर उसकी खुद की है, तो ऐसा नहीं कि वो किसी रेंट पे रह रहा है तो वो उसकी फिक्स असेस्ट हो गई। उसकी लैंड है, उसकी बिल्डिंग है, या कोई फैक्ट्री है, या उस फैक्ट्री में लगा कोई फर्नीचर है, या किसी शोरूम का फर्नीचर है, या कोई मशीनें हैं, तो उसको ही फिक्स असेस्ट कहते हैं कि वो वहाँ उनके बिना बिज़नेस हो नहीं सकता। मान लो किसी का शोरूम है, तो शोरूम में उसका फर्नीचर, उसका जो डिस्प्ले एरिया है, उसके अंदर जो सोफ़े लगे हुए हैं, जो एसी लगे हुए हैं, वो हो गया उसका फिक्स असेस्ट हो गया। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर जो फैक्ट्री की जो मशीनें जो प्रोडक्शन करती हैं, तो वो उसकी क्या हो गई, फिक्स असेस्ट हो गई। या जिस लैंड पर फैक्ट्री लगी हुई है और वो लैंड अगर ओनर ने परचेज़ कर रखी है, तो वो भी उसकी क्या हो गई, फिक्स असेस्ट हो गई। या कुछ ऐसे इक्विपमेंट हो गए जिनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो क्या हो गए, उनके फिक्स असेस्ट। परिभाषा आप इस देख सकते हैं और आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। मूल तरह आपको उदाहरण के रूप में मैं मोटे तौर पर बता दूं कि लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर या इक्विपमेंट आदि ये जो भी चीज़ें होती है वो फिक्स असेस्ट में आती है। फिक्स असेस्ट का महत्व किसी भी प्रतिष्ठान, अब एक थोड़ा सा थ्योरिकल इसको देख लेते हैं। किसी भी प्रतिष्ठान की पूंजी का एक स्पष्ट प्रतिनिधित्व उस व्यवसाय की चिंता के वित्तीय लाभ और मूल्यांकन के बराबर होता है। अचल संपत्तियों का मूल्य ह्रास को शामिल न करने की जानकारी वित्तीय विशेषज्ञ द्वारा अतिरिक्त रूप में उपयोग में ली जाती है। तो बेसिकली फिक्स असेस्ट में आपके लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, फर्नीचर, इक्विपमेंट आदि आते हैं। जैसे कि अगर कोई फैक्ट्री लगी हुई है, तो उस फैक्ट्री जो लैंड पर लगी हुई है, तो वो लैंड भी क्या हो जाएगी, उसकी फिक्स असेस्ट हो जाएगी। जो बिल्डिंग है जिसके अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, वो भी उसकी क्या हो जाएगी, फिक्स असेस्ट हो जाएगी। इनके बिना मतलब प्रोडक्शन हो नहीं सकता। या किसी शोरूम में जो फर्नीचर लगा हुआ है, जो कस्टमर्स के लिए बैठने के लिए जो व्यवस्था है, एसी है वगैरह, जिनके बिना शोरूम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो वो जो शोरूम की प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स असेस्ट कहेंगे। ये जो नोट्स है ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप देख सकते हैं, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं लर्न टू अर्न, वहाँ हमारा चैनल है, वहाँ आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। अब फिक्स असेस्ट कितने प्रकार की होती है? फिक्स असेस्ट 2 प्रकार की होती है, मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति। इसको कहते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल भी बोल सकते हैं। मूर्त संपत्ति जो हमें दिख रही है, जो जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहाँ जो मशीनें हैं वो दिख रही है आपको, या शोरूम में जाते हो तो कोई फर्नीचर है वगैरह है जो आपको दिख रही है, या शोरूम खुद ही हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, इसका मूर्त संपत्ति में आएगा। मूर्त संपत्ति के उदाहरण मान सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी आप देख रहे हैं, भवन और मशीनरी। अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्तियाँ वो होती है
जो संपत्तियाँ होती है बिजनेस में, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते, जैसे कि किसी का ट्रेडमार्क है या कोई ब्रांड है या कोई कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है या पेटेंट किसी ने करा रखा है, तो वो संपत्ति है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मूर्त संपत्ति जिसका भौतिक अस्तित्व है, अमूर्त संपत्ति जो संपत्ति तो है लेकिन उसका कोई भौतिक संपत्ति या उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, जैसे कि कोई ब्रांड हो गया, ये उसके उदाहरण हैं। फिक्स असेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नेट फिक्स असेस्ट निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला डुअल एंट्री सिस्टम में मिलता है, टोटल फिक्स असेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे, लेकिन ये इसका मूल होता है कि आपने जो कोई असेस्ट कितने रुपए में परचेज करी है, प्लस उसका कितना एक साल में उसका डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, मतलब उसके मूल्य में कितनी कमी आई है, उसको लेस कर देंगे तो साल के अंत में आपका फिक्स असेस्ट आ जाएगा। फिक्स असेस्ट का अलग अलग उदाहरण है, मैंने आपको बताया भी था कि संपत्ति हो सकती है, संयंत्र हो सकते हैं, कोई भी उपकरण हो सकते हैं, भूमि जो परचेज कर रखी हो। ऐसा नहीं कि या कोई भूमि आप रेंट पर है, लीज पर है, तो उसको फिक्स असेस्ट में नहीं मानेंगे। आपकी बिल्डिंग है, वाहन जो कि आपके ट्रांसपोर्टेशन या प्रोडक्शन में काम में आ रहे हों, उन्हीं को फिक्स असेस्ट बोलेंगे। जो आपके पर्सनल यूज के लिए आ रहे हों उन्हें फिक्स असेस्ट नहीं मानेंगे। फर्नीचर है, मशीनरी है, ये फिक्स असेस्ट के उदाहरण हैं। अगेन ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे, या आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका नोट्स बना सकते हैं। तो अब हम करते हैं फिक्स असेस्ट की जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री फिक्स असेस्ट की कैसे करेंगे, वो भी जीएसटी के साथ, तो देख लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, परचेज फर्नीचर वर्थ रेस 1,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी 18,000, जिसमें 9,000 सीजीएसटी है और 9,000 एसजीएसटी है। कुल मिला के 1,18,000 में हमने एक फर्नीचर खरीदा है जिसका टोटल जीएसटी है 18,000, जिसका बायोफिकेशन हमने यहाँ पे दे रखा है 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी। किससे खरीदा है? राम फर्नीचर स्टोर से खरीदा है। कब खरीदा है? 1/4/2020 को। जीएसटी नंबर भी इसके हमने यहाँ पे इसमें दे रखे हैं और बिल नंबर इसको बता रखा है ये। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो और नीचे भी एक दे रखा है कि हमने 1,18,000 रुपये चेक नंबर इतने से राम फर्नीचर को 5/5/2020 को पे कर दिया है। तो इसकी जर्नल में क्या एंट्री होगी? तो जर्नल में मैनुअली एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे श्याम ट्रेडर्स जर्नल रजिस्टर। जर्नल का फॉर्मेट मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, उस वीडियो को देखिए, पहले के वीडियोस को देखिए आप। उसमें व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते हैं और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता हूँ मैं, इसलिए उन वीडियो को आप ज़रूर देखिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो इसके अंदर क्या बोला था इसने? 1/4/2020 को 1,18,000 का फर्नीचर परचेज़ किया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? 1/4/2020 की डेट लगा दी, फर्नीचर अकाउंट DR 1,00,000 रुपये से, बिल नंबर आप नरेशन में लिख सकते हैं। CGST अकाउंट DR 9,000 रुपये से, SGST अकाउंट DR 9,000 रुपये से, टोटल ये हो गया। अब टू किससे खरीदा है? राम फर्नीचर हाउस से। राम फर्नीचर हाउस को टू कर दिया 1,18,000 रुपये से। और दूसरी एंट्री इन्होंने कर दी है यहाँ पे 5/5 को, अपन ने इसको बैंक से पेमेंट भी कर दिया है। तो राम फर्नीचर हाउस अकाउंट DR 1,18,000 टू बैंक अकाउंट 1,18,000, नरेशन में हमने लिख दिया इसका चेक नंबर। तो इससे क्या होगा? इससे इन जर्नल एंट्री से लेजर बनेंगे। तो कौन कौन से लेजर बनेंगे? पहला लेजर बनेगा फर्नीचर अकाउंट, दूसरा बनेगा CGST अकाउंट, तीसरा बनेगा SGST अकाउंट, चौथा बनेगा राम फर्नीचर हाउस अकाउंट, पाँचवा बनेगा बैंक अकाउंट। तो ये खाते इन जर्नल एंट्री से अफेक्टेड होंगे। तो पहले हम बना लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। जर्नल एंट्री के हिसाब से फर्नीचर अकाउंट हमने बना लिया है। अकाउंट डेट पर्टिकुलर, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में भी हमने डेट पर्टिकुलर और उसको बना लिया है। तो जर्नल एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री में क्या लिखा था हमने? फर्नीचर अकाउंट DR 1,00,000 रुपीज़। तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में आपको क्या लिखना है? टू राम फर्नीचर हाउस। ये क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर। इस एंट्री का मतलब समझिए कि फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे? टू राम फर्नीचर हाउस, इतना ही लिखना है। तो इसका फर्नीचर अकाउंट, इसका डेबिट साइड, तारीख को हमने लिख दिया टू राम फर्नीचर हाउस।
1,00,000 रुपये। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री चूँकि हम बाद में करेंगे तो इसका बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कर देते हैं एक बार 31/3/2021 को। तो कैरिड फॉरवर्ड की एंट्री क्या होती है, बाय बैलेंस शीट 1,00,000। तो 1,00,000 डेबिट 1,00,000 क्रेडिट, ये खाता यहाँ बराबर हो गया। ये वाला जो फिगर है ये हमारे बैलेंस शीट में शो होगा फर्नीचर अकाउंट का। दूसरा अकाउंट कौन सा था, CGST अकाउंट। CGST अकाउंट की क्या एंट्री होगी, CGST अकाउंट DR, मतलब CGST अकाउंट के DR साइड में आपको क्या करना है, टू राम फर्नीचर हाउस। CGST अकाउंट ये रहा, डेट डाल दी, टू राम फर्नीचर हाउस 9,000, इसको भी वापस वही कर दिया। SGST अकाउंट DR सेम ही एंट्री करनी है 9,000 रुपये से टू राम फर्नीचर हाउस, और इसको भी अपने आगे कैरिड फॉरवर्ड कर दिया। अब आगे ये तो एंट्री हो गई 1,18,000 के फर्नीचर की, 1,00,000 का फर्नीचर 18,000 रुपये GST। अब जो हमने राम फर्नीचर हाउस को जो चेक दिया है उसकी एंट्री क्या थी, राम फर्नीचर हाउस अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। तो हम एक खाता खोलेंगे यहाँ पे, राम फर्नीचर अकाउंट। तो ये हमने अकाउंट बनाया राम फर्नीचर अकाउंट, इसके अंदर हमने क्या कर दी, टू बैंक अकाउंट 1,18,000 से। तो राम फर्नीचर अकाउंट की क्या हो गया ये, ठीक है। और इसी के साथ बैंक का अकाउंट भी खोल लिया। बैंक में हमने क्या किया था, बाय राम फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में ये आ जाएगा। तो बैंक में 1,18,000 का यहाँ पे ये एंट्री कर दी हमने। तो बैंक का तो हमने बैलेंस ट्रांसफ़र कर देंगे, ये बैलेंस जो हमें बैलेंस शीट में लेना है 1,18,000, तो इसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होगी, टू बैलेंस CD, बैंक का अकाउंट बंद। ऐसा ही हमने CGST और SGST का अकाउंट बंद कर दिया। अगर आपको क्रेडिट साइड में अकाउंट बंद करना हो तो आपको बाय बैलेंस CD लिखना है, और डेबिट साइड में आपको अकाउंट बंद करना हो तो टू बैलेंस CD लिखना है। अब आ जाते हैं राम के खाते पर। तो जो एंट्री हमने टू साइड में की थी राम के खाते में, डेबिट साइड में जैसे बाय फर्नीचर अकाउंट 1,00,000 रुपये, ये फर्नीचर अकाउंट का देख सकते हैं। ये फर्नीचर अकाउंट में जो बाय बैलेंस CD आया था ये अपने कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे CGST अकाउंट भी आ जाएगा और SGST अकाउंट भी आ जाएगा। जो हमने ये किया था टू टू टू, तो इसमें देखिए टू राम फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट में क्या लिखना है, फर्नीचर अकाउंट। तो राम फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में ऐसा ही बाय CGST अकाउंट और बाय SGST अकाउंट। तो 1,00,000, 9,000, 9,000, 1,00,000, 18,000, और बैंक अकाउंट से हमने जब इसको पेमेंट किया था तो वो एंट्री, जो एंट्री इस साइड में थी बैंक अकाउंट में, वो आपके सीधी यहाँ आपके इसमें आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो क्रेडिट साइड में जो एंट्री थी वो आपके इसमें सीधी आ गई टू बैंक अकाउंट। तो ये अकाउंट इसका हो गया बराबर। तो राम से हमने जब 1,18,000 का खरीदा था, 9,000 9,000 CGST SGST थे, और 1,00,000 रुपये का तो फर्नीचर था, उसका 1,18,000 पेमेंट हुआ था। तो ये हो गया अपने पेमेंट। अब इसका बैलेंस शीट में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बैलेंस शीट इस तरह से होती है, लाइबिलिटीज़ का कॉलम और अमाउंट का कॉलम, असेस्ट का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। राइट हैंड साइड में असेस्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ होगा। तो जैसे ही हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर का जो बैलेंस BD वाले वो लिए थे ना, वो यहाँ पे आ गए 1,00,000 रुपये। ITC जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला वो भी आ गया 9,000 और 9,000। तो इस साइड में तो हो गया 1,18,000। राम फर्नीचर हाउस का खाता नील हो गया है, लेकिन हमने उसको बैंक CC अकाउंट से पेमेंट किया है। CC अकाउंट पहले वीडियो में मैंने बताया था, आपके लाइबिलिटीज़ अकाउंट में आता है। 1,18,000 हो गई यहाँ पे शो। तो 1,18,000 से 1,18,000 यहाँ पे हो गया। ये बैलेंस शीट भी हमारे बराबर हो गई। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जर्नल एंट्री की मैनुअल अकाउंटिंग में, फर्नीचर अकाउंट DR, CGST अकाउंट DR, SGST अकाउंट DR, और राम फर्नीचर को टू राम फर्नीचर अकाउंट कर दिया। और फिर राम फर्नीचर को हमने पेमेंट कर दी, पेमेंट की एंट्री कर दी, परचेज की एंट्री कर दी। इस हिसाब से हमने 5 खाते बना लिए। एक नंबर खाता बनाया फर्नीचर अकाउंट, दूसरा बनाया CGST अकाउंट, तीसरा बनाया SGST अकाउंट, चौथा बनाया बैंक अकाउंट, और पांचवा बनाया फर्नीचर अकाउंट, राम फर्नीचर हाउस अकाउंट, जो भी उस फर्म का नाम था। इस हिसाब से हमने बैलेंस शीट में भी देख लिया।
कैसे एंट्री होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो अब हम टैली पर आ गए हैं, उसी एग्जाम्पल से हम टैली में एंट्री करेंगे। एग्जाम्पल जो हमने यहाँ मैनुअल एंट्री में लिया था सेम ही रखेंगे, उसमें जो मैनुअल एंट्री की थी बस उसकी जगह हम यहाँ पे कर देंगे फिक्स असेस्ट परचेज की टैली में एंट्री। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टैली में जाएंगे, सबसे पहले खाते बना लेते हैं। तो खाते बनाने के लिए एक वो पहला जो वीडियो था टैली का दूसरे नंबर, क्रिएट लेजर्स इन टैली, वो देखिएगा। लेजर में जाते हैं, खाता बनाते हैं। सबसे पहले फर्नीचर का, फर्नीचर अंडर हेड आएगा फिक्स असेस्ट। जब खाते बनाने की वीडियो मैंने बनाई थी तब मैंने उसको बताया था आपको कौन सी किस अंडर में आते हैं, तो उस वीडियो को आप देखिए। टैली की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पे, सीरियल वाइज देखिए जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसमें जीएसटी है तो जीएसटी एप्लीकेबल कर देते हैं, यस। चाहो तो आप इसमें डाल सकते हो HSN कोड। HSN कोड के लिए अभी गवर्नमेंट क्लियर नहीं है कैपिटल गुड्स के लिए या फिक्स असेस्ट के लिए देना है या नहीं, फिर भी हम डाल देते हैं। ये आपको नेट पर मिल जाते हैं, जैसे ही आप फर्नीचर डालोगे उसका HSN कोड आ जाएगा। अंडर हेड कर देंगे हम इसका परचेज टैक्सेबल। जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ये कैपिटल गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स कैपिटल गुड्स 18%, क्योंकि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गुड्स। एक खाता डाल लेते हैं, राम फर्नीचर हाउस, इसका हेड हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एड्रेस डाल देते हैं इसका बीकानेरी डाल देते हैं एक और। एग्जाम्पल में मैंने जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ है, तो जीएसटी नंबर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप फिक्स असेस्ट का भी बिल आता है, ऐसे जैसे नॉर्मल बिल होता है वैसे ही बिल आता है। बस आपको देखना होता है कि आपके बिज़नेस में, अगर आप ट्रिक समझ लो कि जिस चीज़ को आप आगे बेचोगे नहीं, जैसे आपने दुकान में फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर तो आप बेचोगे नहीं, दुकान का सामान बेचोगे जो आपने, जिसका आपके पास लाइसेंस है। तो ये चीज़ भी आप ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हो। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी। अच्छे से एंट्रियाँ अगर वो कर लेते हैं तो काफ़ी सारा अमाउंट वो सेव कर सकते हैं। और इंटरव्यूअर्स के लिए तो है ही, अगर आपका इंटरव्यू है तो ऐसा सवाल तो 100 में से 100 पूछते हैं इंटरव्यू में। तो हमने राम फर्नीचर का खाता भी बना लिया। CGST SGST के खाते हमने पहले ही बना रखे हैं, तो बनाने की ज़रूरत नहीं। तो चलते हैं सीधा एंट्री पर। एंट्री के लिए ट्रांजैक्शन में जाएंगे, वाउचर, यहाँ चले जाएंगे परचेज में। कुछ लोग जर्नल में एंट्री करते हैं, लेकिन जर्नल में एंट्री करने से आपको GST इनपुट लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो टैली में आप चेंज मोड कीजिए, यहाँ पे इसको कर दीजिए एज वाउचर, ठीक। 1/4/2020 डेट है, इनवॉइस नंबर है 2241, क्रेडिट कर दिया राम फर्नीचर हाउस 1,18,000। टैली का ये फ़ायदा है, मैनुअली हमने कितनी सारी एंट्री की, कितने लेजर बनाए, टैली में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर कितने का लिया, 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 का, 1 2 3 4 5। CGST 9,000, SGST 9,000। ये तो हो गई आपके उसकी एंट्री। अब पेमेंट की एंट्री, राम फर्नीचर हाउस को 1,18,000 का पेमेंट करना है। कब किया है, डेट आप देख सकते हैं 5/5/2020 को बैंक से किया है। चाहे तो डाल सकते हैं चेक नंबर नरेशन में लिख देते हैं, चलो। तो एंट्री हमारी हो गई।
इसका इफेक्ट देख लेते हैं बैलेंस शीट में। 1,00,000 रुपये से हमारे फिक्स असेस्ट में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। 9,000 रुपये से हमारे GST और SGST का हमें इनपुट मिल गया। और बैंक ओडी जो हमारे 1,00,000 रुपये की 1,18,000 का बैंक का पेमेंट भी हो गया। ठीक है, अब इसका GST में आपको मैं इफेक्ट बताता हूँ। तो चलते हैं डिस्प्ले मोर अकाउंट GST रिपोर्ट में। GSTR 3B में जैसे ही आप जाओगे एलिजिबल ITC में आपको यहाँ पे ये राम फर्नीचर हाउस 1,00,000 का आपने ख़रीदा, 9,000, 9,000, 18,000 का आपको इनपुट मिल गया। तो ये एंट्री भी यहाँ पे हो गई। मैनुअली एंट्री करने में हमको कितना टाइम लगा, पहले हमने जर्नल रजिस्टर बनाया, सारी एंट्रियाँ की, उसके बाद अलग अलग खाते डाले, उसके बाद बैलेंस शीट में की। टैली में क्या सिर्फ 2 एंट्री, एक की हमने राम फर्नीचर से ये परचेज की एंट्री और एक की इसको पेमेंट की एंट्री। रिपोर्ट सारी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई। तो ये बेनिफिट रहता है अगर आपको टैली आती है, टैली यूज़ करते हो, काफ़ी स्मार्ट डिसीजन रहता है ये टैली का। तो हमारे वीडियो देख के फ्री में सीखिए टैली। तो आज के पार्ट 1 में इतना ही था। अगले पार्ट में मैं आपको फिक्स असेस्ट पर लगने वाले डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा, उसकी एंट्रियां कैसे की जाती है वो बताऊंगा, और GST का रूल क्या कहता है कैपिटल गुड्स या फिक्स असेस्ट को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट करके बताइए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है वो दबाइए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।